हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़ुहैब साहब हालिद को बेचकर वापस अपनी जगह पर आ बैठे थे, जबकि ज़ैद मुराद हफ़ा नज़र भाई को देख रहे थे मगर मसलतन खामोश बैठे थे। ज़ुहैब साहब, हम किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करें? आपने हमारे हालिद के पागलपन को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि उसकी कसम का मान भी रख लिया। आपने इन रिश्तों के लिए हाँ करके हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। हालिद की शादी के बाद दरअसल हम लोग आपसे इस बारे में बात करने वाले थे कि ये हमारे बच्चों की भी यही ख्वाहिश है। मैं आपसे मेरोसा बेटी का हाथ अपने बेटे आदि के लिए मांगना चाहता हूँ। यार रेहान, फरमान तुम भी बोलो ना। शहरिया साहब ने कायदे से बात करते हुए अपने साथ बैठे रेहान शाह और फरमान दुरानी को भी बीच में घसीट लिया था। उनके पास बैठी महविश अफंदी ने बेसाता पहलू बदला था और घूरकर शुरू को दिखा था, जो उन्हें बिना बताए उससे बिना पूछे अचानक आदि का रिश्ता तलब कर बैठे थे। जबकि उनकी बात सुनकर ज़ुहैब साहब मुस्कुरा दिए थे और बाकी वहां पर मौजूद सब लोग भी कदरे रिलैक्स हो गए थे। जाविया शाह ने भी फहीम के रिश्ते की बात करने के लिए फरमान साहब को इशारा किया था। वो क्या है ना कि ज़ुहैब साहब, मेरा गद्दा बेटा इस काबिल है तो नहीं, मगर फिर भी मैं उसके लिए आपके सामने जोली फैलाकर आपकी बेटी आयशा को मांगना चाहता हूँ। आप तो फहीम से मिल ही चुकी है ना। थोड़ा शरारती है मगर दिल का बहुत अच्छा है। फरमान साहब ने मुस्कुराकर फहीम का रिश्ता पेश कर दिया था, लेकिन उनके पास बैठी जैनब को भी छोड़ के यूं रिश्ता तलब करने पर एतराज हुआ था, क्योंकि उन्होंने अब तक इस लड़की को देखा भी नहीं था। उसके शोहर नामदार खुद ही फहीम के रिश्ते की बात भी छेड़ बैठे थे। उसके बावजूद भी वो खामोश बैठी मुस्कुरा रहे थे। फरमान साहब के बाद रिहान शाह ने भी लब बीच का मुस्कुराहट रोककर शरारत से फातिमा को देते हुए बोले थे, असल में फातिमा के बेटे ने हमेशा उनसे जिद्दे करके अपनी हर फरमाइश पूरी करवाई है, मगर मेरे बेटे ने कभी भी मुझे किसी भी मामले में परेशान नहीं किया। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि सनम बेटी मेरे रकीम की दुल्हन बने, इसलिए मैं अपने बेटे रकीम के लिए आपकी बेटी सनम का हाथ मांगता हूँ। रिहान शाह ने भी कायदे से सनम का रिश्ता तलब कर लिया था। उनकी बात सुनकर फातिमा होले से मुस्कुरा दी थे, क्योंकि कल उन्होंने ही रूहान को ब्लैकमेल करके उससे रकीम उसके घर से बाहर गुजरी हुई पिछली रात की सारी तफसील पूछ ली थी। तभी उन्हें रूहान ने रकीम और सनम के बारे में पता चला था। बेटे के किसी लड़की के लिए दिली जज्बात सुनकर फातिमा हैरान रह गई थी और फिर रूहान की जुबानी सनम के बारे में सुनकर उसका दिल तो बच्ची के लिए बहुत ही दुखा था। उसकी खुद की कोई बेटी नहीं थी, मगर फिर भी वह अंदाजा कर सकती थी कि सनम के साथ हुए इस हादसे ने उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। माँ बाप के होते हुए भी उनकी नजरों के सामने ही उनकी बेटी सेफ नहीं थी, इसलिए इस वक्त फातिमा को शोर की बात पर कोई भी एतराज नहीं हुआ था। सनम को इस वक्त वाकई किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, जो कि उस नफसियाती से सनम की हिफाजत कर सके। हाशिम, रोशान और फरहान भी खामोशी से बैठे ज़ुहैब साहब के जवाब के मुंतजिर थे, जो अपने बड़े भाई की तरफ इजाजत तरफ नजर देख रहे थे। तभी हालिब समेत रकीम, फहीम, हादी और रूहान साहब को सलाम करते लॉन्च में दाखिल हुए थे। सभी बड़ों ने उनके सलाम का जवाब दिया था, मगर रकीम और रूहान को देखकर ज़ैद मुराद, सुहेब मुराद और हाला चूक गए थे। अब दोनों में रकीम कौन है? हाला ने हैरत से सामने सोफे पर बैठे हुए रकीम और रूहान को देखा था। वो दोनों बिल्कुल उनकी सफीन और सनम की तरह एक जैसी शक्लों के थे। उमतन, मैं रकीम हूँ और यह रूहान है, रकीम ने लाबिज का मुस्कुराते हुए हाला से कहा था, जिस पर वह नरमी से मुस्कुरा दिए थे। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा था रकीम बच्चे, आप दोनों मेरी सनम और सफीन की तरह एक जैसे लगते हो। हालांकि बापा रिहान शाह और फातिमा भी मुस्कुरा दिए थे। जी, मेरा बेटा फातिमा के बेटे से मिलता है, शरारत से बोलते रिहान शाह ने हाला को मजीद हैरान किया था। मतलब, मैं समझी नहीं भाई साहब। हाला ने ना समझी से रिहान शाह को देखा था। मैं बताती हूँ आपको बहन, जब ये दोनों पैदा हुए थे ना, तो तभी से ये तय हो गया था कि रूहान मेरा और रकीम रेहान का बेटा है। तब से यही हमारे दोनों बेटे हम दोनों के बीच में बटे हुए हैं। फातिमा के मजे से बताने पर वहां पर मौजूद सब लोगों के साथ ही कब से खामोश बैठे ज़ैद मुराद भी मुस्कुरा दिए थे। ज़ुहैब साहब, बच्चे आ गए हैं, आप लोग बैठकर उनसे जो भी बात करना चाहें करें, हम लोग बाहर चलते हैं। जाविया शाह अपनी जगह से उठते हुए बोले थे। उनकी बात साथ ही रिहा भी उठने लगे थे। नहीं नहीं शाह साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बच्चों से ऐसी कोई बात नहीं करनी जो आपके सामने ना हो सके। बैठे आप लोग प्लीज, अच्छा है आप लोग भी सारी बातें जान लें। मैं कोई भी बात आप लोग से छुपाना नहीं चाहता, सुहेब साहब ने ज़ैद मुराद को देते जाविया शाह से कहा, जो कि खामोशी से दोबारा बैठ गए थे। बाकी सब भी खामोश बैठे जुएब साहब की बात सुन रहे थे। आप लोगों ने मुझसे बच्चों के लिए रिश्ते तलब किए हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह सोच समझ कर इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। जुहेब साहब ने बात का आगाज किया था। रेहान भाई,
रकीम बेटा, फातिमा भाभी, सबसे पहले बल्कि असल में आप लोगों से ही मैं बात करना चाहता हूँ। आप सबको सनम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ज़ुहैब साहब के संजीदा लहजे पर रिहान शाह समेत सब लोग चौंक गए थे। उस वाले नजर से उनको देखने लगे थे। ज़ुहैब रात ने एक नजर बड़े भाई को देखा था, जिन्होंने आंख के इशारे से उन्हें इजाजत दी थी और ज़ुहैब साहब गहरी सांस खींचते हुए बोलना शुरू हो चुके थे। आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ भाईजान, और हम लोग शुरू से कनाडा में रहते हैं, मगर मैं 10 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे और हाला को दोबारा 2 साल पहले ही पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट होना पड़ा, जबकि मेरे तीनों बच्चे और भाई साहब की आयशा मिरोसा भी कनाडा में ही पैदा हुई हैं। फहीम और आदि समेत हालिब और रकीब ने भी चौंक कर ज़ुहैब साहब को देखा था। यानी आयशा और मेहरोसा ज़ुहैब मुराद की बेटियां नहीं थी। हम यहाँ पर तकरीबन 8 साल रहकर गए हैं। इस वक्त मेरा बड़ा बेटा सनान, सनम और सफीन का बड़ा भाई तकरीबन 11 साल का था। सनम, सफीन, आयशा और मेहरोसा बिल तरतीब 8 और 7 साल के थे जब मैं अपने दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर कनाडा से अपने मुल्क, अपने बच्चों को साथ लिए उन्हें अपना कल्चर और तहजीब व तमन्ना सिखाने यहाँ पर पाकिस्तान चलाया था। आयशा तो बचपन से यहीं पर थी पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी पैदाइश पर हमारी भाभी जान यानी कि आयशा की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो आयशा को उसकी नानी अपने साथ यहाँ पर पाकिस्तान ले आई थी। ओह, तो शेनी पाकिस्तान में रहती थी। हम सब वहीं पर कनाडा में थे। मेरी फैमिली और भाईजान की दूसरी बीवी यानी कि मिरोसा की वालदा ब्रिटिशर थे। ओह, मिरोसा और आयशा इसलिए अलग शक्लों की दिखती हैं कि उनकी माएं 2 अलग औरतें थी। चलो जी, ये मिस्ट्री भी हल हुई। इन चारों ने मेरे साथ एक गहरी सांस थे। मगर जब आयशा 8 साल की थी तो यहाँ पर पाकिस्तान में उसकी नानी का इंतकाल हो गया और मैं आयशा को दोबारा कनाडा ले आया। मगर इसी हफ्ते मिरोसा की वालदा यानी कि हमारी भाभी का भी कनाडा में एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हालात इतने अजीब हो गए कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भाईजान के लिए भाभी के बाद एक साथ दोनों बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल था, इसलिए मैं और खाला सब बच्चों को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान चले आए। जिंदगी के 7 साल यहाँ बहुत ही सुकून से गुजरे थे। हम सब पाकिस्तान आकर बहुत ही खुश थे। बच्चे बड़े हो रहे थे। हमें यहाँ पर 8वां साल शुरू हो गया था कि तभी मेरी मुलाकात एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में शेहराम करीमी से हुई। वो एक तुर्की नस्ल बिजनेसमैन था और कई सालों से काम के सिलसिले में यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम था। वो मेरे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड था। फिर उनके बहुत ज्यादा जोर देने पर मैंने उनके साथ बिजनेस की शुरुआत कर दी थी और फिर देखते ही देखते हमारी मुलाकातें फैमिली लेवल पर बनने लगी। घरों में आना जाना शुरू होने लगा। शेहराम करीमी की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उनका बस एक बेटा बेराम करीमी था जो कि तुर्की में रहता था और वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। जिन दिनों शेहराम करीमी के साथ मैं बिजनेस शुरू किया था वो इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था। बेटे के आने के साथ नए बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट की खुशी में शेहराम करीमी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। मुझे आज भी याद है। सफीन, आयशा और मिरोसा एक दिन पहले स्कूल ट्रिप पर मरी गई थी। सनम की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उनके साथ नहीं गई थी। तभी मैं और हाला सनम को अपने साथ पार्टी में लेकर गए थे, जहाँ पर बेराम ने हमारे साथ सनम को देखा था। जिस वक्त हम पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि इस पार्टी में हमारे साथ बस 3 लोग मौजूद थे। अजीब किस्म की पार्टी थी जिसमें महज 6 लोग थे। फिर जब मैंने अपनी हैरत का इजहार शेहराम साहब से किया तो उन्होंने कहा कि बेराम को भीड़ भाड़ से एलर्जी है, ज्यादा क्राउड उसको पसंद नहीं है, सुबह स्कूल और कॉलेज के वो भीड़ भाड़ जगहों पर नहीं जाता। हम इस अजीब से शख्स पर हैरान और कुछ देर बाद ही घर चले आए। फिर अगले दिन शेहराम अपने बेटे को लिए हमारे घर चले आए थे। वो बेराम के लिए सनम का रिश्ता ले आए थे। सनम का नाम सुनकर रकीब ने चौंक कर संजीदगी से बोलते ज़ुहैब साहब को देखा था। उसके अंदर दोबारा से गुस्से और रुकावट की लहरें से उठने लगी थी। सनम इस वक्त मैट्रिक में थी। उसके रिश्ते का सुनकर हम लोगों ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो भी बहुत छोटे थे। मगर शेहराम साहब हमारे इनकार को किसी हाथ में नहीं लाए और हमारे घर की चौखट ही पकड़ ले। वो दिन रात बस एक ही तकादा करते थे कि उनके बेटे से सनम का रिश्ता तय कर दिया जाए। शादी भले ही 10 साल बाद हो, मगर मंगनी काट के उन ताल्लुक को मजबूत कर दे। फिर भी हमने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। एक ही तकाजा लेकर वो रोज घर चले आते थे। हाला और मैं तो बुखला कर आ गए थे। हम उन्हें मना कर करके परेशान हो गए थे, पर शेहराम साहब का तकाजा अपनी जगह पर कायम था। हम किसी से मशवरा करते, बस परेशान होकर भाईजान को कनाडा कॉल कर दिया और उन्हें सारे हालात के बारे में बताया। भाईजान के कहने पर और कुछ साल बाद शादी करने का सोचकर हमने सनम की मंगनी बेराम से गाड़ दी, बिना सनम की मर्जी पूछे। हम इसी जम और गलतफहमी में मुतला रहे कि माँ बाप के होने के नाते हम अपनी बेटी का अच्छा बुरा सोचकर ये रिश्ता जोड़े हैं और यही हम गलत थे। सनम ने दबे लफ्जों में अपनी माँ से मना भी करना चाहता, मगर हमने बच्ची समझकर उसकी बात को अहमियत नहीं दी। उसकी मंगनी बेराम से गाड़ दी। शादी सनम की पढ़ाई के बाद तय होना करार पाई थी। अभी मंगनी हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि बेराम ने अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो तुर्की वापस जाने की बजाय यहीं पाकिस्तान में रहने लगा और अक्सर घर आने जाने लगा। मैं और हाला रिश्ते की नजाकत का सोचकर खामोश थे, मगर रोज उसके घर पर आने जाने की वजह हम पर उसकी हरकत वाजिया होनी शुरू हो गई। वो दिमागी मरीज था, सीधे लफ्ज में कहा जाए तो वह नफसियाती था। सनम की एक पालतू बिल्ली थी जो हर वक्त उसके पास रहती थी। एक दिन
सनम उसके लिए बैठी थी जब बेहराम घर पर चला है। हम सब लोग भी वहीं पर थे। बातों के दौरान भी बेहराम की नजरें उसी बिल्ली पर जमी हुई थी। वो मुझसे बात कम कर रहा था और बिल्ली को घूर ज्यादा रहा था। अगले दिन सुबह हमें वो बिल्ली लॉन में मरी हुई हालत में मिली। उसके आजाद जिस्म को अलग अलग हिस्सों में काट कर फेंका गया था। इस हादसे से बच्चों के दिल दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा हुआ था। हम भी बहुत ही शौक थे, मगर स्वाय सब्र के कर क्या सकते थे। मुझे पूरा यकीन था ये बेराम का काम है, क्योंकि वो कल बिल्ली को बहुत ही बुरी तरह से घूरा था, मगर मैं खामोश रहा। फिर 2 दिन बाद हमने उस घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया। डिनर के दौरान ही उसे सफीन पर छुरी से हमला कर दिया, वो भी इसलिए कि उसके हाथ से सनम के ऊपर गर्म सूप गिर गया था। मैं तो हैरत और सदमे से साकत रह गया। मैंने अपने बच्चों से कभी भी ऊंची आवाज में बात तक ना की थी, और मेरी बेटी पर उसने छुरी से हमला किया। मगर फिर कुछ देर बाद ही उसने मुझसे बात के लिए मुझसे माफी मांग ली और अगले कई दिन तक माफी मांगता रहा। हालिब अपनी जगह पहले बदला कर आ गया था। इस साइको पर हाथ साफ करना पड़ेगा। मेरी सफीन पर हमला किया। रकीब ने सही से भड़ास नहीं निकाली। मैं बताऊंगा उसे कि पागलपन क्या होता है। उसके बाद घर के लोग और नौकर भी उसके पागलपन की जद में आने लगे। हलीमा आपा मेरी कजन है, हमने उन्हें एक बुजुर्ग का दर्जा देते थे और मेरी बच्चियों को उन्होंने बचपन से पाला पोसा है। वो हमारे साथ ही रहती थी। बच्चियां उनसे बहुत ही अटैच थे। एक दिन वो सनम के सर पर तेल लगा रही थी जब बेहराम ने सनम के बालों को छूने के जुर्म में किचन से गर्म तेल लाकर हलीमा आपा पर फेंक दिया। मैंने उसे करंट के शॉक्स देकर गलत किया। कमीने पर तेल गर्म करके फेंकना चाहिए था। रकीब ने दांत पीसते हुए सोचा। हांस मामा सनम को खाना सर्व कर देता तो उससे हाथ काटने के दर पर आ जाता कि वह सनम को छूने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं घर के सारे मेल सर्वेंट्स को काम से निकाल दूं, क्योंकि वह सनम को गुड़ कर देते हैं। ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। जबकि इस वक्त वो 2 अधीर उम्र नौकरों के सिवा घर में कोई भी मेल सर्वेंट नहीं था। एक माली और एक हांसनमा था। वो सनम के करीब किसी को भी देख नहीं सकता था, देखना नहीं चाहता था, वो चाहे इंसान हो या बेजुबान जानवर। मैंने हालात से परेशान हो गया था। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि मैंने ना सिर्फ मंगनी का ये फैसला जल्दबाजी में किया है, बल्कि ये रिश्ता भी गलत है। बेराम दिमागी तौबा बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इस बारे में शेराम करीमी से बात करने की ठान ली और मैं उनके घर पर चला गया। मेरी तमाम बातों के जवाब में जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे सर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उन्होंने मुझे बताया बेराम बचपन से न सिर्फ एक नफसियाती मरीज था, बल्कि अपने इसी पागलपन की वजह से अपनी माँ का भी गला दबाकर खून काट दिया। मगर उन्होंने बच्चा समझकर उसके इस गुनाह को नजरअंदाज कर दिया। ना ही उन्होंने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया और ना ही डॉक्टर को रिश्वत देकर मर्डर के केस को हार्ट अटैक में बदल दिया। यहीं से बेराम की जहनी बदहाली का आगाज शुरू हो गया था। वो बाप की दी हुई इस डील से मजीद जुनूनी और पागल होता चला गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसका पागलपन भी उसकी उम्र के साथ ही बढ़ रहा था। वो लोगों को बेरहमी से अजियत पहुंचाकर खुशी महसूस करता था। स्कूल के जमाने में वो अपने साथ पढ़ने वाले कई सारे लड़के लड़कियों को इस हद तक टॉर्चर कर चुका था कि उनके मरने की नौबत आ गए थे। इसलिए उसे कई स्कूल से निकाला गया। वो कई स्कूल बदल चुका था, मगर हर स्कूल से एक ही शिकायत बल्कि कई टॉर्चर होने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स भी कर दी थी, मगर हर बार वो बच जाता था। फिर जब वो कॉलेज पहुंचा तो वहां भी कई सारे स्टूडेंट उसके पागलपन की जद में आकर जान से हाथ धो बैठे। तुर्की पुलिस अब तक उस तक पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही सफाई से करने का आदी था। क्राइम के बाद वो कोई सबूत छोड़ता ही नहीं था। वो एक सर्टिफाइड नफसियाती शख्स था जो कि डॉक्टर्स के जेर इलाज होने के बाद भी आजाद घूम रहा था। शेराम साहब उसे किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में रहने नहीं देते थे। ये हमारी बदकिस्मती थी कि जिन दिनों वह शेराम साहब से मिलने तुर्की से यहाँ आया हुआ था, हम उनके घर पर डिनर पार्टी में सना को अपने साथ लेकर गए थे और ये उसे शादी के लिए बजिद हो गया। बेराम के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उसकी शादी कर दी जाए तो उसके ठीक होने के काफी चांसेस थे। तभी उन्होंने मेरी बच्ची को इस पागल शख्स से नथी कर दिया। शेराम साहब की बातें सुनकर मेरा गम व गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं शेराम करीमी को गोली मार दूं, जिन्होंने अपनी गर्ज के लिए मेरी मासूम सी बच्ची को दाव पर चढ़ा दिया। मैं इसी वक्त उनके सामने रिश्ता तोड़ रहा था, मगर तभी बेराम वहां पर आ गया। मैंने उसे साफ लफ्जों में ये रिश्ता टूटने सनम से दूर रहने की वार्निंग दे दी थी, मगर वो उल्टा मुझे धमकाने लगा कि वो उस रिश्ते को नहीं तोड़ेगा और अगर मैं ऐसा सोचा भी तो वो सनम को मार डालेगा। मैंने उसकी धमकी को कोई भी अहमियत नहीं दी और गुस्से में वहां से चलाया। फिर उसके अगले दिन मैं ऑफिस में था जब हाला का फोन मेरे पास आया। हाला ने मुझे बताया कि बेराम जबरदस्ती सनम को अपने साथ लंच पर लेकर गया। जब वो घर आया तो इस वक्त सिर्फ सनम, आशा, सफी नहीं थी। हाँ, हाला मीरोसा को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हमारी गैर मौजूदगी में उसको डरा धमका कर अपने साथ लेकर गया था। यह सब सुनते ही मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। मैंने उसी वक्त मुतद्दद पार सनम के नंबर पर कॉल की, मगर उसका फोन स्विच ऑफ रहा था और बेराम का भी।
میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنا شروع ہو گئی. میں نے پولیس کو کال کی اور انہیں ساری سچویشن بتائی. ساتھ ہی میں نے شہرام صاحب کو بھی کال کی اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے بیرام کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بیرام صنم کو کہاں پر لے کر گیا ہے. لیکن وہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، مگر وہ ہمارے ساتھ ہی ان دونوں کو ڈھونڈنے نکل پڑے. پھر ہم نے پولیس کے ساتھ سب ممکنہ جگہوں پر بیرام اور صنم کو تلاش کیا. دونوں کا کہیں بھی اتا پتا نہ چلا. حالہ بار بار مجھے کال کر کے صنم کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر مجھے اس کی کوئی بھی خبر نہیں ملی تھی. میں تقریباً بالکل مایوس ہی ہو گیا تھا کہ تبھی ہمیں آشا نے بتایا کہ جب بیرام صنم کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضد کر رہا تھا تو اس نے موقع دے کر صنم کے بیگ کی پاکٹ میں اپنا فون چھپا کر رکھ دیا تھا. اسی کی مدد سے ہم صنم کی لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں اور اسی کو ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ آشا کی سمجھداری ہی تھی جس کی وجہ سے پولیس نے صنم کی لوکیشن ٹریس کی اور ہم سب بڑی مشکل سے بیرام تک پہنچے. جس جگہ وہ صنم کو لے کر گیا تھا وہ آبادی سے دور ایک جنگل کے بیچ بنا ہوا ہٹ ہاؤس تھا. ہم کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے ایک بدبودار اندھیرے کمرے میں صنم کو ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا ہوا پایا. اس روم میں جگہ جگہ انسانوں کے کٹے جسمانی اعضاء متعدد شیشے میں جاڑوں میں رکھے ہوئے تھے. ایک ٹیبل پر مری ہوئی بلی پڑی ہوئی تھی اور فرش پر جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے. صنم کے سامنے وہ شیطان کھولتے ہوئے ویکس کی ایک بالٹی بھی لیے بیٹھا تھا. اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو وہ کھولتا ہوا ویکس وہ میری صنم پر ڈال کر اسے جلا کر مار چکا ہوتا، جبکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اسے پوری طرح سے مار پیٹ بھی چکا تھا. اس کے ہاتھ پیروں پر جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ لگے ہوئے تھے. زہیم رات کا سانس اتنی دیر میں پوری طرح سے پھول چکا تھا. وہ تھک کر خاموش ہو گئے تھے. حالہ بھی اسی وقت کو یاد کر کے رونے لگے، جبکہ زید مراد اس پورے وقت میں خاموش بیٹھے تھے. وہ بھائی کے دل کا درد اچھی طرح سمجھتے تھے جو سالوں سے اپنی اولاد کی طرف سے پریشان تھے. سہیل صاحب کی زبانی ساری بات سنتے ہوئے رقیم کی آنکھیں شدت ضبط سے لال انگارہ ہو گئی تھی. ان کی سنڈریلا کو اتنی بری طرح سے اس سائیکو نے ٹارچر کیا تھا، اتنا برا حشر کیا تھا اس نے رقیم کی سنڈریلا کا، تبھی وہ اس قدر ڈری سہمی رہتی ہے. ہاسپٹل میں بھی اس کا ریاکشن اس لیے اتنا شدید تھا. تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں بیرام کریمی، تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ نہ تو جی سکے گا نہ مار سکے گا. تو نے میرے صنم کو بہت دکھ دیے. اس کو اتنی سی عمر میں اتنا ذہنی و جسمانی ٹارچر کیا. اب میں تجھے بتاؤں گا کہ ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے. پاکستان کی پولیس سے تو بڑے بڑے سورما پناہ مانگتے ہیں، اور اب تجھے میں پولیسیا انداز میں بتاؤں گا کہ تیرے جیسے مجرموں کی خاطر داری کیسے کی جاتی ہے. رقیم نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ میں مارتے ہوئے غصے سے سوچا تھا، جبکہ روحان سمیت باقی سبھی لوگ ششتر بیٹھے زہیم مراد کی باتیں سن رہے تھے. زہیم مراد ان کی بیٹی کس قدر مشکل دور سے گزر رہے تھے. بیرام کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے باپ نے پیسے کے باپ پر ڈاکٹرز کی مدد سے یہ ثابت کر دیا کہ بیرام پاگل ہے اور اسے واپس ترکی بھیج دیا جائے جہاں پر مینٹل الازیم میں ان کا علاج ہوگا. اس طرح وہ واپس ترکی چلا گیا، مگر اس حادثے کا صنم کے دل و دماغ پر بہت ہی گہرا اثر پڑا تھا. وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی. اس نے گھر کے ملازمین سے ڈرنا شروع کر دیا تھا. خود باہر آنا جانا تو دور، وہ کسی غیر مرد کو گھر میں بھی آنے نہیں دیتے تھے. راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جانا، باہر نکلتے ہوئے ڈرنا، ہر وقت خاموش رہنا یا روتے رہنا. ہم سب کے لیے وہ وقت بہت ہی کرا تھا. اس کی دماغی حالت اتنی ابتر تھی کہ یہاں کے تقریباً سب ڈاکٹر اس کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے. پھر بھائی جان کے کہنے پر ہم لوگ دوبارہ 2 سال پہلے صنم کی وجہ سے دوبارہ کینیڈا چلے گئے. ایک لمبے عرصے اس کا علاج ہوا، تب بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی. ہر وقت ڈری رہتی تھی. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ گزرتے وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں اسے 2 سال کا وقت لگ گیا. اس دوران اتنا ہوا کہ اس نے لوگوں کو فیس کرنا شروع کر دیا. بھلے ہی بہت زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، مگر دھیرے دھیرے اس نے لوگوں سے انٹریکشن شروع کر دیا. اس کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کے لیے کئی بار باڈی گارڈز بھی رکھے تاکہ وہ باہر خود کو سیکیور فیل کرے. مگر وہ سیکیور تو کیا فیل کرتی، الٹا مجھ سے چھپ کر وہ چپکے رونے لگتی تھی. ان سیکیورٹی گارڈ سے بھی وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی. جب یہ سب مجھے بچوں نے بتایا تو مجبوراً میں نے سیکیورٹی گارڈز کو ہٹا کر اسے ہر وقت حالہ اس کی بہنوں کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا. اس نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی دوبارہ جوڑ لیا تھا. ان 2 سالوں میں وہ کافی حد تک سنبھل گئے تھے. ایک ہفتے پہلے وہ عائشہ کے ساتھ ہی اس کے ماموں کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے ہم سے ضد کر کے یہاں پر پاکستان آ گئے. میں ان دونوں کو اکیلے بیچنے کے حق میں نہیں تھا، مگر عائشہ نے بہت ہی ضد کی. یہ شنی ہمیشہ کارنامے ہی کرتی ہے میری طرح. فہیم نے نفی میں سہ لاتے ہوئے تاثر سے سوچا. پھر میں نے اس لیے اجازت دے دی کہ اچھا ہے، صنم اب لوگوں میں گلنے ملنے لگے گی. وہ کافی حد تک نارمل بھی ہوتی جا رہی تھی، تو اس سے کوئی بھی مذاکرہ نہیں. اچھا ہے، شادی انجوائے کر لے گی. مگر یہاں آتے ہی نہ جانے کیسے ایک بار پھر بیرام نے صنم کو دیکھ لیا. وہ کب پاکستان آیا مجھے نہیں پتا. 4 دن پہلے عائشہ نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ بیرام واپس آ چکا ہے، اور یہ کہ اس نے ہمارے گھر آ کر صنم ایک بار پھر سے ڈرایا دھمکایا. اس ساتھ ساتھ وہ وارننگ بھی دے کر گیا ہے کہ اب وہ اس کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اسے شادی کرے گا. میں یہ سن کر بے حد پریشان ہو گیا اور پاکستان آ گیا. یہاں مجھے پتا چلا
کہ پرسوں شادی میں بھی بیرام نے دوبارہ سنم کو اٹیک کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ فرشتے کا روپ لے کر رقیم بیٹا وہاں پر آ گئے اور سنم کی جان بچ گئی۔ اب میں سنم کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری بچوں کے لیے بھی بے حد پریشان ہوں کہ بیرام کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے اور میں اتنا بے بس ہوں کہ اس سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت تک نہیں کر سکتا۔ یہ رشتے آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ اب اس وقت میری سب سے بڑی ضرورت بھی ہے تاکہ میں بیرام کی شر سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکوں۔ زہیر مراد نے ایک ایک بات کھول کر سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ زاویہ شاہ، فرمان صاحب، ریحان شاہ اور شہریار افندی کے دل میں بے ساختہ اس مجبور باپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئے تھے۔